दिनों पहले हमने ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाया था, सुरेश प्रसाद राय जी, और जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा को लेकर एक अलग जगह वो काबिल तारीफ है। आज बातचीत करने का मकसद जो है, आज इनसे एक बार फिर से रूबरू होने का जो मकसद है वो ये है कि जो कॉलेज है MRJD जो कॉलेज है, वहाँ पे इन्होंने दिशा और दशा बदल दिया। उस कॉलेज का हमने मुआयना किया, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कॉलेज के जो तमाम विभागों की आप तस्वीर इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कायाकल्प हुआ और इस कायाकल्प के शिल्पकार रहे, इस कायाकल्प के पर्दे के पीछे के जादूगर रहे सुरेश प्रसाद राय। बेगूसराय से ताल्लुक़ रखते हैं और कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल रहते हुए कोई शख्स अगर चाह ले कि बदलाव होना चाहिए समाज में, तो कितना बदलाव हो सकता है। ये तस्वीरें बानगी है MRJD कॉलेज, जो आज से 15-20 साल पहले या 2 दशक पहले आप अगर इधर आते तो सिर्फ गड्ढों के सिवा कुछ ना मिलता, लेकिन आज यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़े हैं और तमाम बच्चे, जो भीड़ जो आप संख्या देख रहे हैं बच्चों की, उसकी जो वजह है उसके एपिसेंटर में सुरेश प्रसाद राय जी हैं। ऐसे शख्स ने अगर चाहा तो बदलाव की जो आंधी है वह निकली है। सर, अन्य कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? और हो क्यों नहीं सकती है? आवश्यकता इस बात की है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। संस्था के विकास के लिए जब तक प्रबंधन से जुड़े हुए व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक संस्था प्रधान के साथ साथ उस संस्था में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों की जो टीम है उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो विकास नहीं हो सकता है। आप इस कॉलेज को देख रहे हैं, 7 एकड़ चिमनी का गड्ढा मुझे मिला था, और मैं प्रारंभिक काल में जब यहाँ के शासी निकाय का सदस्य बना और सदस्य बनने के बाद जब सभी माननीय सदस्यों ने मिलकर मुझको यहाँ का सचिव बनाया, तो पहला काम मैंने किया यहाँ कि पूरी जमीन की मैंने पैमाइश करवाई। पैमाइश इसलिए करवाई चूंकि अतिक्रमण चल रहा था, और सबसे आश्चर्य इस बात का आपको होगा यह जानकर कि इस जमीन को लोग अतिक्रमित करना ही नहीं चाह रहे थे, पूरे जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे। सुरेश प्रसाद राय से जो हमने इंटरव्यू का जगह चुना है वो भी खास है, स्वर्ण जयंती पुस्तकालय बेगूसराय के, कह सकते हैं कि एकदम दिल में है। और जिस तरीके से दिल्ली में कनॉट प्लेस का अहमियत है, उसी तरीके से स्वर्ण जयंती पुस्तकालय बेगूसराय के उसी बीच में है, रिहायशी इलाके में है। और जो कायाकल्प हुआ यहाँ भी वो चमत्कारिक है। तो एक शख्स जहाँ भी जाता है शिक्षा के क्षेत्र में भूचाल ला देता है। नीतीश कुमार जी से हम भी कहना चाहते हैं कि ऐसे शख्स अगर सिर्फ एक जिले में इन्होंने सूरत हाल बदल दिया, तो अगर इस शख्स को जिम्मेदारी बाकी अन्य जिलों की मिले तो शायद बिहार में 3802 पुलिस जिले हैं, वहाँ बदलाव ना हो। बदलाव के लिए मैंने शुरू में ही कहा कि इच्छा शक्ति का सवाल है। और जिस कॉलेज के बारे में पहले 2 मिनट में आपको मैं ये बताऊं कि आपको आश्चर्य होगा कि 71 कमरा, एक परिसर के अंदर इंटर का अलग प्रयोगशाला, डिग्री का अलग प्रयोगशाला, इंटर का अलग पुस्तकालय, डिग्री का अलग पुस्तकालय, खेल का मैदान, ये सारी सुविधाएं, सभा भवन इंटर का अलग, डिग्री का अलग। लेकिन आपको इस बात को सुन के आश्चर्य होगा कि बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसे महाविद्यालय को इंटर साइंस में नामांकन के लिए केवल 40 छात्र छात्राओं के नामांकन की अनुमति दी है। और उत्क्रमित विद्यालय, मध्य विद्यालय से जिन विद्यालयों का उत्क्रमण हो गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर, जहां एक भी उच्च माध्यमिक के शिक्षक नहीं हैं, वहां 128 बच्चों के नामांकन का आदेश है। वहां 3-3 सेक्शन का नामांकन हो रहा है। मैंने इस ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष का भी ध्यानाकर्षण किया। कॉलेज की ओर से सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए यहां से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा गया। राशि जमा हुई, निरीक्षण टीम आई, 3 सदस्यीय निरीक्षण टीम की रिपोर्ट गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल थे और वरीय उपसमाहर्ता भी इसमें शामिल थे, एक अभियंता भी शामिल थे। सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति जो शासी निकाय ने की थी, उस सेवानिवृत्त शिक्षकों की विधिवत नियुक्ति विज्ञापन से जो की गई थी, ये सारी चीजें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दी गई। लेकिन घोर आश्चर्य और दुख का विषय है कि आनंद किशोर जी की हठधर्मिता और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मनमानीपन के कारण ऐसे संस्थान में भी बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, जहां बिना आई कार्ड का कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जहां बिना पोशाक का कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जहां आज भी 8:30 बजे प्रातः काल से लेकर 8 बजे रात तक प्राचार्य उपस्थित रहकर महाविद्यालय का विधिवत संचालन करते हैं। जबकि सर MRJD के जो रिजल्ट है
जो मतलब बच्चों ने जो टॉप किया है, आपने उस पटल पर भी लिखा हुआ है, स्कूल के बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, फिर भी वहां तक अधिकारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। उन्हें शिक्षा से कुछ लेना ही देना नहीं है। एकमात्र एजेंडा है कि ऐसे जो वित्त संपोषित विद्यालय और महाविद्यालय हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चाहती है कि इनको बंद कर दिया जाए। नहीं तो संसार में, हिंदुस्तान में नहीं, संसार में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, लेकिन बच्चे वहां नामांकन करा सकते हैं। केवल नामांकन और परीक्षा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये MRKT कॉलेज की तस्वीरें हैं, जो बेगूसराय के बिशनपुर इलाके में मौजूद है। 2 दशक पहले तक यहाँ पे लोग दिन में आने में कतराते थे, दिन में आने से डरते थे। और एक ये जो इलाका है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पानी से भरा गड्ढा हुआ करता था। लेकिन इस जगह का कायाकल्प किया, इस जगह को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया बेगूसराय के राजा राम मोहन राय, और जिन्हें कहा जाता है सुरेश प्रसाद राय, जिन्हें हम कहें आधुनिक शिक्षा, वो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो बेगूसराय की शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने का काम जो बीड़ा उठाया है, वो सुरेश प्रसाद जी ने। आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, MRKT कॉलेज की तस्वीरें, और जो पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जो प्रयोगशाला है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबकी अलग अलग जो भी चीजें हैं, प्रयोगशाला है, जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ मौजूद है। बिल्कुल। आगे की प्लानिंग क्या है सर आपने? प्लानिंग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रयास भी कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में भी लोग गए हैं अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए। उच्च न्यायालय का न्यायादेश भी हो गया है कि इंटर कॉलेज, ऐसे जो इस कोटि के जो इंटर कॉलेज हैं, जो साधन संपन्न हैं, उनको जो सीट आवंटित है इंटर में नामांकन का, वो आवंटित पुनः किया जाए, फिर से उसको अपलोड किया जाए। लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। एक कैंपस में नवम से डिग्री स्तर तक की पढ़ाई अलग अलग खंडों में हो रही है। मेरी योजना है कि बेगूसराय वैसे भी एजुकेशन और हेल्थ का हब है। आज भी वर्तमान बिहार की हृदय स्थली बेगूसराय शिक्षा का एक केंद्र है। मैं चाहता हूं कि एक कैंपस के अंदर नवम से डिग्री स्तर तक के सभी संकायों में हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि गांव देहात के जो गरीब बच्चे हैं, और खास करके महाविद्यालय जिस क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ के जो पोषक क्षेत्र हैं, वहाँ कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। मेरी एक ही योजना है कि शिक्षा हर घर तक यह ज्योति जले, केवल कहने के लिए नहीं। मैं तो महसूस करता हूँ आज बिहार की शिक्षा की स्थिति देखकर कि कहाँ चिरागा मयस्सर था हर घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर था हर घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। यह स्थिति बन गई है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आज कदम रखा, रुख किया, और वजह ये रहा कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है बेगूसराय में, उन इलाकों का मुआयना किया जाए, दौरा किया जाए। मंत्री जी आए भी और गए भी बाढ़ का मुआयना करने। सिमरिया में कुछ प्रोग्राम भी रहा, और वहां से वो सीधे जो मटियानी के विधायक हैं, JDU के विधायक हैं राजकुमार सिंह, उनके होटल जो KTM है वहां पे आए, और वहां से वो निकले मुआयना करने के लिए। इसमें खबर क्या है? इसमें खबर ये है कि लगभग दोपहर के बाद वो 3 बजे होटल आते हैं, और 4 बजे के आसपास या 4:15 के आसपास वो मुआयना करने निकलते हैं। ये बिहार में ही संभव है। तो एक मंत्री आता है और दिन ढले, मतलब दोपहर के बाद जब शाम की बेला आती है, और 4 बजे के आसपास मुआयना करने, वो भी उसमें भी सुदूरवर्ती इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में, मटियानी विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है। 4 बजे जब मंत्री जी निकले तो जाने में भी कम से कम ट्रैफिक की वजह से आधे 1 घंटे का वक्त लगेगा। 5 बज जाएगा। 5 बजे नीतीश जी कौन सा मुआयना होगा? 5 बजे सुशासन कुमार जी, आपके मंत्री क्या मुआयना करेंगे? जानते हैं। बेगूसराय के बुद्धिजीवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश प्रसाद जी। सुरेश जी, थोड़ी देर पहले संजय झा जी मुआयना करने निकले हैं। ट्रैफिक काफी है बेगूसराय में, कब तक गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे? माननीय विधायक बहुत कुछ जवाब दे रही है। माननीय विधायक राजकुमार जी और भी जो माननीय होंगे, उनके अनुरोध पर बिहार सरकार की संजीदगी जगी कि अचानक जो अभी बाढ़ आई है उसके प्रति भी इतने संवेदनशील हमारे माननीय सिंचाई मंत्री श्री संजय झा जी हुए और आए। बेगूसराय जनपद की ओर से मैं बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस उद्देश्य से आए, काश अगर सही समय पर आते, काश सूरज ढलने से पहले अगर उन बाढ़ पीड़ितों के बीच जाते, उनकी असुविधाओं को देखते, उनकी पीड़ा को समझते,
तो लगता कि शायद कोई बिहार में संवेदनशील सरकार है जो हर समय जनता के प्रति सजग है और संवेदनशील है। तो सर मेरा सवाल ये है आपसे कि सिमरिया में प्रोग्राम के बाद वो होटल आते हैं और तकरीबन 4 बजे होटल से निकलते हैं जी। तो जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसकी भी दूरी अच्छी खासी है और बेगूसराय शहर काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, तो मंत्री महोदय को जाने में तो बहुत वक्त लग जाएंगे। बिल्कुल। तो मुआयना क्या रात में होगा क्या? इसका जवाब तो ज्यादा संजय झा जी देते तो अच्छा रहता। मुझसे क्या पूछते हैं, ये तो स्वतः सिचुएशन बता रहा है कि केवल खाना पूर्ति करने वो आए हैं या सच में बाढ़ पीड़ितों सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी है, जल्दी शाम जो है वो ढलता है, तो जब 5 बजे मंत्री जी पहुंचेंगे तो कितना मुआयना हो पाएगा, कितने जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों से वो मिल पाएंगे और कितनी सरकारी मदद मिल पाएगी। डीएम साहब भी साथ में हैं। जी जी। तो क्या लगता है कि रोशनी वगैरह का इंतजाम है क्या? कोई सवाल नहीं है। जहां लोगों का जीना मुहाल है, जहां दाने दाने के परेशान तरस रहे हैं लोग, जहां शुद्ध पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, वहां डीएम साहब के बदले कोई पीएम साहब भी साथ रहेंगे तो वहां अचानक बिजली की व्यवस्था कैसे हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों को देखिए, शाम ढलने की शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन कह सकते हैं 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा और अभी से 1 घंटे पहले के आसपास का वक्त रहा जब संजय झा जी होटल से निकले। अभी वो पहुंचे होंगे शायद, जहां तक मेरा अनुमान है, गंतव्य स्थल तक। अब जो मुआयना शुरू हुआ होगा बाढ़ पीड़ितों का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना होगा, कितनी मदद उनको मिल पाएगी और महज ये सिर्फ एक खाना पूर्ति कही जाएगी। नीतीश कुमार जी, अभी भी आपको सचेत होने की ज़रूरत है। 2 दशक का वक्त गुजरने को है और बिहार की सत्ता में आप हैं और अभी भी बाढ़ पीड़ितों के लिए सिर्फ मुआयना किया जाता है। बाढ़ जो जल संसाधन मंत्री है उनकी तरफ से दौरा किया जाता है और ये कहा जाता है कि बाढ़ तो आएगा ही आएगा। जब यूरोप और अमेरिका इससे अछूते नहीं रहे, इससे बचे नहीं, तो बेगूसराय कैसे या बिहार के अन्य जिले कैसे बच सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि 2 दशक के वक्त में भी अगर अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो बहुत ही गंभीर विषय है। चलते चलते सुरेश प्रसाद जी से भी कुछ इस पर शब्द लेना चाहेंगे। देखिए, समस्या से पहले समाधान पैदा होता है। समस्याएं जब आती हैं, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि समस्याओं से पहले समाधान आता है। ये दीगर बात है कि समस्या का समाधान दिखाई नहीं पड़ता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सड़क योजना को जोड़ने के लिए चतुर्भुज योजना की थी और उसी समय नदियों को जोड़ने की उनकी जो योजना थी, अगर उस योजना पर अमल करे राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, तो ये जो करोड़ों अरबों रुपये बाढ़ के नाम पर, बाढ़ राहत के नाम पर राज्य और केंद्र की सरकारों का खर्च होता है, मैं समझता हूं कि यह नौबत नहीं आएगी। समय रहते एक अस्थायी योजना बना के नदियों को जोड़ा जाए। नदियों के अंदर जो गाद है, गोकी गंगा समग्र योजना के तहत इस पर काम चल रहा है। उन्हें क्या दिखाया होगा, क्या जताए होंगे क्षेत्र में, किस तरीके से हालात के बारे में वर्णन किया होगा? देखिए, राजकुमार जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं। निश्चित रूपेण मंत्री जी को लाने में भी उनका प्रयास होगा और उनकी दिली इच्छा होगी कि उनके क्षेत्र के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी समस्या को मंत्री जी जाने। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री सिंचाई संजय झा जी के संजय बने हुए हैं राजकुमार जी, वही बताएंगे मुआयना कैसे क्या यहाँ पे। स्वाभाविक है, जब स्थानीय विधायक वो हैं तो स्वाभाविक है कि संजय का रोल तुमको करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें किसी को धृतराष्ट्र बनाने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, मैं चाहता हूं कि केवल राजकुमार जी के क्षेत्र में ही नहीं, इससे इतर सिमरिया में, चमथा में जो दियारा इलाका है, बलिया का दियारा इलाका काफी प्रभावित है। आज वहाँ मिरेलीपुर में घटना घटी है, कई गाड़ियां उलट गई हैं, लोग परेशान थे। मैं चाहूंगा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे जितने क्षेत्र सूबे बिहार में हैं उन तमाम क्षेत्रों का मुआयना करके बाढ़ पीड़ितों को राहत दे और भविष्य में एक अस्थायी योजना बनावे, ताकि ऐसी परिस्थिति जो प्रत्येक वर्ष आती है ये स्थिति नहीं बन सके। अस्थायी निदान के दिशा में सरकार कदम उठावे। सुरेश प्रसाद जी बहुत गंभीरता पूर्वक बात कह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग भी बात नहीं कर पा रहे हैं, वजह है मच्छर की वजह से
जो अभी बातचीत है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो माननीय मंत्री जी गए होंगे इलाके में, तो सोच सकते हैं कितना वक्त बचा होगा, और उस बचे हुए वक्त में शायद मच्छरों ने भी जो आक्रमण किया होगा, तो शायद ये मुआयना पूरा ना हो पाए। और आक्रमण से ज्यादा तो परेशान होंगे डेंगू के भय से। पटना के बाद दूसरा हॉट स्पॉट बेगूसराय बना हुआ है, किसी प्रकार का फॉगिंग नहीं हो रहा है। मंत्री जी को जल्दी निकल जाना चाहिए। नहीं, ये हम क्यों कहेंगे, आखिर ऐसा जल्दी निकलने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिला प्रशासन भी तो उनके साथ है। मंत्री जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो स्थिति डेंगू के कारण बना हुआ है, नगर निगम क्षेत्र में या देहाती क्षेत्र जितना है, वहाँ कम से कम फॉगिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था होनी चाहिए। इजाजत लेना होगा। सुरेश प्रसाद जी ने बहुत गंभीरता पूर्वक बताया है कि इतने जो हालात है बात के, उस पर काबू पाया जा सकता है, सच्ची सोच हो, ईमानदारी हो।